प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। इससे ज्यादा अब क्या इंसाफ चाहिए आपको? आप देखिए वो कहीं कुछ बोलती हैं क्या? इतने बड़े बड़े जुल्म हो जाएं, आदिवासी महिलाओं के साथ हो जाए, वो तब भी नहीं। जब वो झारखंड में राज्यपाल थी, एक बार एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात भी हुई थी। उन दिनों शायद चूंकि वो आदिवासी बेल्ट है, उनमें थोड़ा आदिवासी तो उनके भीतर है, तो वो जागता था। हमें लगता था इनमें वो बात है, ये जिंदा है। लेकिन फिर जैसे आप देखिए कि जब वो राष्ट्रपति बनी, उसके बाद में उनको मंदिर में झाड़ू लगवाया जा रहा है, तो कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा है, वो हर जगह चुपचाप है। लेकिन आप भी कह रही हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं? नहीं, आदिवासी बिल्कुल हिंदू। तो बहुत सारे लोग जो उनके साथ बहुत समय से काम करते हैं, उनको एक आदिवासी का चेहरा की तरह अपने साथ रखा जाता है। और जब छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, झारखंड के बहुत सारे इलाकों में लोगों को विकास विरोधी के नाम से या नक्सलवाद खत्म करने के नाम से जब बाकी शेष आदिवासियों की हत्या होती है, उनका सफाया होता है, तो ये जो मुखौटे हैं, आदिवासी चेहरे उनके साथ हैं। आप देखेंगे कभी भी वो उनके बारे कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्या सोचने का आपका तरीका है? क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट है इतने साधारण शब्दों में और इतनी, मैं कहूँगी जेंटली, इतने नम्रता के साथ आपने इतनी हिंसक बात बताई है अभी, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए सहम गई हूँ आपकी बात ये सुनकर। आप भी कह रहे हैं कि बाकायदा उनका क्लासिफिकेशन हो चुका है। जनहित में मेरा पालतू कुत्ता सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि खतरा देख वह भौंका था। मारने से पहले उन्होंने उसे घोषित किया पागल और मुझे नक्सल जनहित में। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। वो हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। जी हाँ, सभ्य कौन है, असभ्य कौन है? जंगल में रहने वाले लोग सभ्य हैं। कहते हैं अगर खराब हो जाए किसी का शासन तो कहते हैं जंगल राज आ गया। लेकिन मुझे तो लगता है कि जंगल राज का भी अपना एक अनुशासन है, उसकी भी अपनी एक सभ्यता है, जो शहरों में रहने वाले लोग हम भूल गए हैं। इस कार्यक्रम में बात करूंगी जिसे महात्मा गांधी ने कहा है अंतिम व्यक्ति, द लास्ट मैन, यानी हमारे भारत के आदिवासी। जिन आदिवासियों पे लगातार राजनीति होती रही है, लेकिन उनके बारे में लोग बात करते हैं, वो अपने बारे में बात नहीं करते। खासकर भाजपा की पिछले 12 साल की राजनीति और आरएसएस की 100 साल की राजनीति में इन्हीं आदिवासियों का जो संस्कृताइजेशन करने की कोशिश हुई है, जो इनका हिंदूकरण करने की कोशिश हुई है, उनके लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है। और ये पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है जातियों का और ये जो सामाजिक दायरा है, उस सब के मद्देनजर हम किस तरह से इसको देखें। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। इन्हीं पंक्तियों की जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उनकी जनक मेरे साथ जसिंता केरकेटा मौजूद है। जसिंता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आई और बहुत सुंदर लग रही हैं आप। आपको बहुत शुक्रिया और जोहार। जी हाँ, जोहार। आपको भी जोहार। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा ये होती है, मैंने भाजपा का जिक्र कर दिया अपनी प्रस्तावना में। अब बात ये हो रही है कि भाई भाजपा तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया। इससे ज्यादा अब क्या इंसाफ चाहिए आपको? मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत समय से ये चल रहा है कि कैसे आदिवासियों को जो मुख्य धारा बोलते हैं उसमें एक लाने की जो कोशिश है। और सबसे पहले तो ये बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि कास्ट सिस्टम में और जो ब्राह्मणवाद है उसमें बिल्कुल ये तरीका है कि जो हाशिए के समाज के लोग हैं उसमें वो छांट के किनको हम ला सकते हैं जो हमारे लिए काम आ सकते हैं और किनको हम खत्म कर सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट तरीके से मालूम रहता है। तो बहुत सारे लोग जो उनके साथ बहुत समय से काम करते हैं, उनको एक आदिवासी का चेहरा की तरह अपने साथ रखा जाता है। और जब छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, झारखंड के बहुत सारे इलाकों में लोगों को विकास विरोधी के नाम से या नक्सलवाद खत्म करने के नाम से जब बाकी शेष आदिवासियों की हत्या होती है, उनका सफाया होता है, तो ये जो मुखौटे हैं, आदिवासी चेहरे उनके साथ हैं। आप देखेंगे कभी भी वो उनके बारे कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप कह रही हैं कि आदिवासियों में ये ढूंढा जाएगा कि किनका इस्तेमाल करना है, हाँ, और किनको नष्ट करना है। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अभी मैं नेपाल में थी
और नेपाल के लोग मुझे बता रहे थे, वहाँ के आदिवासी मुझे बता रहे थे कि यहाँ बहुत पहले से हिंदू धर्म में ये तय कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ तो राजाओं का शासन इतने समय से था, वो तय कर दिया है कि किस किस आदिवासी समुदाय को हम अपने साथ अपने काम के लिए रखेंगे। तो वो अपने को बाकी के जो आदिवासी समुदाय है उनसे थोड़ा ऊंचा मानते हैं। तो और आप कह रही हैं बहुत सारे आदिवासी समुदाय हैं, उनके लिए उनको ये मारे जाने के लिए, हिंसा किए जाने के लिए ये रिजर्व कर समुदाय दिया है। गया तो उनको। ये पूरा वहाँ पे बटा हुआ है और लोगों को वो मालूम है कि हम उस समुदाय के भीतर आते हैं जहाँ हम पर हिंसा हो सकता है, हम मारे जा सकते हैं, हम भगाए जा सकते हैं। और कुछ ये आदिवासी ग्रुप है जो उनके साथ शासन में उनको मदद करेंगे, उनको उनके साथ में वो काम करेंगे और उनका क्या सोचने का आपका तरीका है, क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट है इतने साधारण शब्दों में और इतनी, मैं कहूँगी जेंटली, इतने नम्रता के साथ आपने इतनी हिंसक बात बताई है अभी, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए सहम गई हूँ आपकी बात ये सुनकर। आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा उनका क्लासिफिकेशन हो चुका है और उन्हें भी पता है कि उनका इस्तेमाल क्या है। जसिंता के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग नहीं जानते, पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है, जसिंता एक वो रेयर स्पीशीज जिसे हम कहते हैं, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की ये हैं, ट्राइबल महिला हैं, ये पत्रकार हैं, ये लेखिका हैं, कवित्री हैं। और मैं कहूँगी भारत में मेरे 25 साल के जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो इनके जैसे रोशन दिमाग लोग हों। जसिंता, मुझे याद आ रहा है कि हमारी 2-3 साल पहले मिशिगन यूनिवर्सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में मुलाकात हुई और थी। हम एक जंगल गए थे। हम लोग एक जंगल गए थे साथ में। ये तस्वीरें भी दर्शकों के लिए दिखा रही हूँ, 2-3 साल पुरानी तस्वीरें हैं। और जसिंता, मुझे याद आ रहा है कि आपसे जब मेरी मुलाकात तो पहली थी और मैंने आपके साथ अपने सपने बांटे, अपने डर भी बांटे। आपने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और अपने जीवन के बारे में, और हमें दोस्त बनते हुए बिल्कुल देर भी नहीं लगी। जी। और मुझे लगता है हम वो जंगल की बात कर रहे थे और नेचर में जो आदिवासी जिस तरीके से देखते हैं नेचर को, हालांकि ये पूरे कास्ट सिस्टम में और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी भी ये बात करता है कि हम भी नेचर पर बिलीव करते हैं और हम मतलब हम कितने एक से हैं। तो इसलिए जो अभी बार बार ये दोहराया जाता है कि आदिवासी हिंदू हैं क्योंकि वो भी प्रकृति पूजक हैं, हम भी प्रकृति को मानते हैं, इसमें अलग कहाँ है। बट मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगी कि आदिवासी जो प्रकृति को देखते हैं वो इस तरीके से देखते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज कैसे कनेक्टेड है और हर चीज एक दूसरे पे कैसे उनका जीवन, उसका अस्तित्व निर्भर है। तो हर किसी को एक दूसरे का ख्याल रखना है, वो चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, जो आपको दिखाई ना पड़ता हो, ये सारी चीजें। तो आदिवासी उस बात को नेचर से, यूनिवर्स से लेते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज कनेक्टेड है, इसका अपना एक संतुलन है और हमें सिर्फ हम श्रेष्ठ नहीं हैं, हमें सबके साथ वो कनेक्शन में चलना है। इसलिए उसका पूरा जीवन शैली है या चीजों को देखने का तरीका है, जीवन दर्शन है ये सारा चीज उस एक वो सुंदर चीज को उठाता है। पूरे ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी में या उसका जो ब्राह्मणवाद है वो कहता है कि हम भी नेचर पर बिलीव करते हैं और हम भी प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बट वो ये बिलीव करता है कि प्रकृति में हिंसा है, इसलिए हिंसा रूल करने के लिए डर, हिंसा वो चाहिए। वो अभिन्न रूप से इंसान हिंसा से जुड़ा हुआ है और उसमें हायरार्की है, क्योंकि जो ताकतवर होगा वो नीचे वालों को खाता जाएगा। तो जो सबसे ऊपर होंगे वो इंसानों के साथ भी हिंसा कर सकते हैं, उनका संहार कर सकते हैं। एक तरीके से खाने का बहुत उसमें महत्व है, कौन किसको खाता है। तो जो बड़ा है वो छोटी मछलियों को खा जाएगा या लोगों को खा जाएगा, और तो उसमें खाने का बहुत, इसीलिए आप देखेंगे कि जो जिसको सारे प्राणियों का देव जो बोला गया है, उसके बहुत से मुंह हैं। तो किस मुंह से वो किस मुंह से वो इंसानों को खाता है,
किस मुंह से वो किस तरीके से और तरीके की हिंसा करता है। तो मुझे ये लगता है यात्राओं को देखना चाहिए, हर किसी का, हर समुदाय का यात्राओं को अगर आप देखेंगे और उसके दिमाग का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा था, उससे पता चलता हाँ, है। अपने डर से वो कैसे लड़ रहा था, अपने जीविका के लिए क्या संघर्ष कर रहा था और ताकत के लिए वो क्या कर रहा था। तो जब हम प्रकृति पर जिस बात को आधार बना के, ये प्रकृति को आधार बना के आदिवासियों, और मैं हिंदू को भी हिंदू धर्म नहीं बोलूंगी, उसको स्पष्ट रूप से वैदिक धर्म बोलना चाहिए और ब्राह्मण धर्म बोलना चाहिए। हिंदू बहुत बाद में है, तो फारसी का वर्ड है जिसका की अर्थ ही है गुलाम उसका अर्थ ही है। तो वो बहुत, बट वो थोड़ा सॉफ्ट लगता है जब आप हिंदू बोलते हैं, थोड़ा सॉफ्ट फील होता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी के नजदीक रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। आई थिंक ये फारसी वर्ड है, और चूंकि इन्हीं के साथ लोगों का ज्यादा पाला पड़ता था, आदिवासियों के साथ तो, द्रविड़ों के साथ तो नहीं पड़ता होगा, जो उनको देख के वो कहते होंगे। तो उन्होंने एक साथ कहा होगा कि हाँ, ये हिंदू या हिंदू ये लोग हैं। लेकिन आप भी कह रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? नहीं, आदिवासी बिल्कुल हिंदू। तो मैं वही बता रही हूँ कि हम जिस तरीके से नेचर को देखते हैं और हमारा जो एक जीने का तरीका है, वो आदिवासियों ने इस पूरे ये कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिकल ढांचा जो इन्होंने, जो हायरार्की में ये जो ला रहे थे बहुत शुरू से, आदिवासी उसका हमेशा प्रतिरोध कर रहे थे। और सिर्फ आदिवासी लड़ नहीं रहे थे उसके खिलाफ में, उनका अलग से एक जीने का पूरा एक सेल्फ सिस्टम उनका था। तो हम बचपन से, हमने कभी भी कास्ट के बारे में, बहुत सारे आदिवासी कभी भी आप उनको नहीं सुनेंगे ब्राह्मणवाद शब्द वो कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि उसको मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना दुनिया देखा है, वो अपनी ही दुनिया के अंदर अपनी दुनिया के देखा है, ये वाला दुनिया कास्ट सिस्टम के भीतर, और ये कैसे चलता है। यानी मिक्सिंग नहीं हुई है उनकी दूसरी कास्ट के लोगों से? नहीं, बहुत। अभी हम जब एडुकेशन के साथ हम बाहर आए हैं, जाहिर है, तो हमें, और हमारा जैसे एक्सपोजर हो रहा है और हम बहुत किताबें पढ़ रहे हैं, और तो हमें थोड़ा पता चल रहा है कि हम कितने अलग हैं। अभी भी लोग बोलेंगे आदिवासी इसलिए वैचारिक तरीके से लड़ नहीं पाते हैं या काउंटर नहीं कर पाते हैं, जब ये ऐसे सवाल करना शुरू करेंगे कि हम भी तो तुलसी पूजा करते हैं, बरगद पूजा करते हैं, तुम भी पेड़ पूजा करते हो, सरना पेड़ों का, हम कितने एक हैं। तो आदिवासी को समझ में नहीं आता है कि अब उन्हें बोले क्या, क्योंकि हाँ ये है। लेकिन वो वैदिक और ब्राह्मण धर्म को, उसका पूरा ढांचा को बारीक से जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैदिक धर्म में कहीं भी धर्म का भी जिक्र, धर्म वर्ड नहीं है, धर्म वर्ड नहीं। इन्होंने काउंटर करने के लिए, जब बौद्ध धर्म अपने लिए वो जब फैल रहा था, और उसमें चूंकि धम्मा वर्ड है, तो इन्होंने उससे धर्म बना दिया। उन्होंने किया कि हमें समय के साथ बदलना भी है, तो हम अब हिंदू धर्म बनाएंगे। ये बोलना बताइए कि जब, अगर आप कह रही हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, तो पहली बात तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये सिर्फ अपने बारे में आप कह रही हैं या आदिवासियों के बारे में कह रही हूँ? हाँ। और दूसरे, आपसे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है, तो फिर बार बार उनको हिंदू बनाने की, बल्कि उनका, मैं कहूंगी काफी अग्रेसिव तरीके से उनका हिंदूकरण करने की कोशिश क्यों होती है? देखिए, इस देश में ना तो बहुत, तो हमें इसलिए वो यात्रा जर्नी देखना पड़ेगा। तो शुरू में क्या हो रहा था, क्योंकि इनका सब चीज बहुत कल्पना से चलता है, थोड़ा कहानी, थोड़ा कुछ रियलिटी होगा भी, लेकिन वो भी रियलिटी आप देखेंगे तो बहुत आप पता कर पाएंगे कि किस काल में या किससे काउंटर करने के लिए क्या चीज प्रतिरोध हो रहा था, उसके काउंटर में ये शास्त्रों को कैसे चेंज करते जा रहे थे। हाँ, और वो भी आपको पता चलेगा। तो उनको मालूम, तो बट आदिवासी तो एक पूरा जीवन जीते हैं, तो जीवन उनके पास तो कौन है आदिवासी? अगर वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो ईसाई नहीं है, तो है कौन आदिवासी? हाँ, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पहले लोग हैं, जो इस भूखंड में रहे हैं, तो आप द्रविड़ों को बोल सकते हैं, एस्ट्रोएस्टाटिक भाषा बोलने वाले लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत पहले से ही लोग थे, और बाद में भी व्यापार के क्रम में लोगों का बाहर से भी आना जाना हुआ है। तो शुरुआत में तो ये अपने को तो कभी इन्होंने नहीं कहा कि हम इसी जगह के, हम आदिवासियों के साथ एक हैं। वो तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते थे कि हम आर्य हैं। आर्य हैं। हाँ।
तो आदिवासी कैसे, वो आर्य के साथ तो वो बिल्कुल वो नहीं होते। नहीं, तो अगर वो हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई नहीं थे, तो फिर उनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है? बड़ी तादाद में हमने देखा है, झारखंड जिस राज्य से आप हाँ, आती हैं, इसके अलावा और भी कई राज्यों में, छत्तीसगढ़, हाँ, असम, तो वहाँ पे अलग-अलग जो किस्म के आदिवासी हैं, हाँ, वो ईसाई धर्म में कन्वर्जन हुआ, कुछ एक छोटी तादाद हाँ, ऐसे हाँ, लोगों की थी जो मुसलमान भी बने। हाँ, हाँ। तो शुरू में ये था कि आदिवासियों में धर्म का इतना बहुत ज़्यादा इतना महत्व तो नहीं था। उसमें वो नेचर को ही वर्शिप करते हुँ, थे, और ईश्वर के साथ में या जो भी वो अनसीन पावर है उसके साथ उनका ऐसा रिश्ता था कि ये हमारी तरह है। तो आदिवासी सृष्टि कथाओं में भी आप देखेंगे कोई कोई इंसान या कोई हुँ, ईश्वर श्रेष्ठ नहीं, वो इंसानों के कोलैबोरेशन के साथ में ईश्वर काम करता है। धरती को उसने रचा तो इंसान के साथ बात कर करके रचा। हुँ, तो ऐसे सृष्टि कथाओं में देखेंगे, और उसमें हमेशा आपका योगदान रहेगा कि अन्य भी जो जीव हैं वो सब कलेक्टिवली धरती को बना रहे हैं। तो ये पूरा जीवन दर्शन देखिए, कोलैबोरेशन का जीवन दर्शन है, वो हिंसा के बल पे रूल करने का जीवन नहीं दर्शन है। नहीं है। अब मैं जसंता आ जाती हूँ आपके जीवन के बारे में। पहली जी, बात तो इतनी सुंदर लग रही हैं आप इन कपड़ों में, थैंक यू, आपके बालों में थैंक फूल यू। लगा हुआ है। बिल्कुल लग रहा है कि मैं जंगल के नज़दीक पहुँच गई हूँ। आप रहती कहाँ हैं? झारखंड में जंगल के आस-पास कहीं रहती हैं? आपके ऊपर ये भी कई बार आरोप ये भी लगाया जाता रहा कि या तो आप जंगल में रहती हैं या विदेशों में रहती हैं। तो जब आप विदेश जाती हैं तो कैसे आदिवासी जो कल्चर है, जो पहचान है उसको कैसे आगे बढ़ाती हैं? अपने जीवन के बारे में बताइए पहले अच्छा। मुझे। अ, मेरा जन्म पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में हुआ है, और वहाँ एक कोयल नदी है, उस नदी के किनारे में खुदपोस गाँव है, तो उस गाँव में हुआ है। और मेरे गाँव के पास, मतलब मेरा जो जिला है उसमें अ, एशिया का सबसे बड़ा सारंडा साल जंगल है, जिसको सारंडा बोलते हो, 700 पहाड़ियों का वो जंगल है। तो हम वहाँ पे पले-बढ़े, और मेरे माता-पिता पहली पीढ़ी थे। आज़ादी के ठीक पहले हमारे इलाके में जंगल में एक मिशन स्कूल खुला। तो वहाँ पे वो पूरे जंगल इलाके में जो छोटे-छोटे गाँव थे, वहाँ गाँव में घूम-घूम के जो मिशनरी थे, वो लोगों से बातचीत करते थे और पढ़ाई के बारे में बातचीत करते थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ने जाते थे, मेरे माँ-बाबा भी वहाँ पढ़ने गए, और पहली बार पढ़ने के बाद आज़ादी के ठीक बाद में जो भी मैट्रिक भी पास है, उस समय 11वीं पास करते थे मैट्रिक के लिए, तो जो भी पास है तो उनको जल्दी कुछ कोई ना कोई नौकरी मिल जाता था, या खिलाड़ी हैं तो कोई ना कोई नौकरी मिल जाता था। तो मेरे माता-पिता ये पहली पीढ़ी के लोग, इनको था कि पैसा किसी ने कभी भी देखा नहीं था, हुँ, क्योंकि पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं नहीं होती थी। उससे ज़्यादा नमक का बहुत वैल्यू था हुँ। कि पैसा हम दे के, मतलब या पैसा हम ना लें, उसके बदले हमें कोई नमक दे दे। पैसा का इतना लोग उसका महत्व नमक नहीं। का क्या महत्व है? नमक नमक नहीं होता था गाँव में ना, और अच्छा। वो कुछ भी खाते हैं, हुँ, दाल हो या हुँ। माड़ भात हो या कोई भी महुआ का कुछ बनाते हैं, थोड़ा नमक डालने से वो जीवन में स्वाद है। क्योंकि समंदर से दूर है इसलिए नमक नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ, हुँ, हाँ। हुँ। तो नमक नहीं, तो नमक बहुत महत्वपूर्ण था। तो मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि हम हर हाल में पढ़ें, और हर हाल में हम कोई ना कोई काम करें जिससे हम पैसा अर्न करें। तो मेरी माँ सबसे पहले गाँव से बाहर निकली मैट्रिक पास करने के बाद, और वो कहीं न कहीं जाके, कोई भी बहुत जुझारू महिला थी, बहुत आत्मविश्वास उनके भीतर था, और खुद के बलबूते कुछ भी कर सकते हैं, इतना इतना आत्मविश्वास था। तो मेरे बाबा अलग शहर में जाके कुछ काम करने लगे, दरवानी का काम करने लगे जमशेदपुर में। मेरी माँ पटना में जाके किसी कॉन्वेंट में खाना-वाना पकाने लगी। तो मेरे पिताजी दरवानी करते-करते वो दौड़ने का प्रैक्टिस करते थे। उनकी दरबानी करते हुए। मतलब दरवान का काम दरबार थे वो। करते थे। अच्छा दरबान थे हाँ, वो, दरबान दरबान थे। थे। हुँ। हाँ, हाँ, गेट ये तो वहाँ पे एक मैदान था, तो वो रात में प्रैक्टिस भी करते थे, और दौड़-दौड़ के पहरा भी देते थे, और वो दौड़ते भी थे। तो उससे पहले वो हॉकी के खिलाड़ी भी थे, तो हॉकी खेल में तो बहुत दौड़ना पड़ता है। तो लोग बोलते थे कि मतलब उनका दौड़ को देख के लोग बोलते थे कि इनका स्टेमिना इतना स्ट्रॉन्ग है। तो वो दौड़ते-दौड़ते अभ्यास करते-करते वो मैराथन धावक बन गए, और उन दिनों 26 मील का ऐसे कोई आदिवासी लड़का कोई
झारखंड का कोई जंगल इलाके से निकला हुआ लड़का है, वो मैराथन दौड़ता है, ये बहुत बड़ी बात थी। और मतलब मैट्रिक भी पास है। तो उनको 2-3 बार वर्दी भेज के पुलिस की नौकरी में बुलाया गया। वो पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आदिवासी इलाके में ये पुलिसों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर वो दूसरा नरक बोलते हैं कि दूसरा अगर हमारे लिए कोई नरक है तो वो पुलिस और पुलिसों का जंगलों में आना है। पुलिस बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे। फिर शहर के लोगों ने समझाया कि आप उसमें पैसे मिलेंगे तो आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे, आपको सैलरी मिलेगी, तो ये सैलरी मिलेगी तो डाइट खा के हम नेशनल इंटरनेशनल दौड़ेंगे। ये विचार करके मेरे पिताजी वहाँ गए। और मेरी माँ कभी भी मेरे पिताजी के पैसे पे इतना डिपेंड नहीं रही। वो हमेशा वहाँ शुरू में वो खाना पकाने का काम करती थी, फिर वो बच्चों को पढ़ाने लगी। उसके बाद में फिर उसने सब्जियां बेचने का काम करना शुरू किया। तो बहुत वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर महिला थी और वो हमें ऐसे ही बनाना चाहती थी। और वो चाहती थी कि शायद शिक्षा से ही रास्ता खुलेगा। तो उसे मालूम नहीं था कि आगे और क्या डिग्री होता है, लेकिन वो चाहती थी कि लेकिन ये दिशा तो आपको जंगल से बाहर निकल के ही मिली, जाहिर है, क्योंकि पटना आप बता रही हैं आपके पिता गए, माता भी आपकी कॉन्वेंट में काम करने लगी, तो यानी आपको निकलना पड़ा वहां से। निकलना नहीं, क्योंकि स्कूल आया ना, मिशन स्कूल जब आया तो जब पढ़ने मिशन स्कूल खुला, कॉन्वेंट स्कूल था, वो एक ही स्कूल, वो जरिया बना, वो जरिया बना। हाँ, और वो एक स्कूल के बदौलत, वो एक मिशन स्कूल के बदौलत बहुत सारे गांव एक साथ वो पढ़ना शुरू किया। और वो पहली पीढ़ी थे मेरे माँ बाबा के, और जितने भी उस बैच में लोग पढ़ रहे थे उस जमाने में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाके बाहर नौकरियों में गए, काम करने के लिए गए। भाषा आने लगा, थोड़ा हिंदी पढ़ा है तो टूटा फूटा हिंदी, तो वो गांव से बाहर जाने का भी एक रास्ता मिला। तो आई थिंक इसीलिए मिशनरियों का आना, सिर्फ उनका आना नहीं, उनको तो आदिवासी इतना महत्व भी नहीं देते थे। वो जब शिक्षा लेके आए तब उसकी और शिक्षा से उनके साथ संवाद होने लगा, तब थोड़ा इन्होंने। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपका जब इंटरेक्शन, आपका यानी आपके परिवार का जब बाहरी दुनिया से हुआ, आप बता रही थी इस इंटरव्यू से पहले कि कैसे कुछ लोग तो सिर्फ आपको देखने आते हैं कि आदिवासी होते कैसे हैं, क्योंकि शहरों में तो शायद, जैसे मैंने कहा, मैं खुद एक पत्रकार होने के बावजूद भी बहुत कम ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि जनजाति समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो मुझे ये भी बताइए कि कैसा इंटरेक्शन था, और दूसरे आपकी पत्रकार और साथ साथ जो पोएट्स बनने की, कवित्री बनने की जो कहानी है, वो कहाँ से शुरू होती है? मैं बहुत आई थिंक दूसरा तीसरा क्लास से ही मैं मेरी माँ की मदद से मैं बहुत कहानियाँ, किताब और उपन्यास वगैरह मैंने बहुत कम एज से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो जब वो पढ़ते थे तो हमने तो एक ही आदिवासी दुनिया देखा था, तो हमें बाकी भी समाज का जीवन पता चलता था। वो तो मैंने प्रेमचंद को बहुत कम उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद तो पढ़ने का बहुत चस्का लग चुका था और मेरी माँ बहुत मदद करती थी। तो वो हमेशा किताब खरीदने के पैसे देती थी, या मेरे पिताजी को बिल्कुल मेरा पढ़ना, माने कि क्लास की किताबें छोड़ के दूसरी किताबें पढ़ना उनको पसंद नहीं था। तो 8वीं क्लास तक जाते जाते 7वीं 8वीं से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और मैं पश्चिमी सिंहभूम में एक चक्रधरपुर करके शहर है, वहाँ के कार्मेल स्कूल में मैं पढ़ रही थी। तो उससे पहले मैं बिहार के अलग अलग जगहों पे भी मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन मैट्रिक में जब हम गांव वापस आ गए, जब झारखंड अलग होने को था, तो हम पूरी तरीके से गांव वापस आ गए। और वहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि कोई पत्रिका, रांची से निकल के एक पत्रिका आती है जिसमें स्कूल के बच्चे लिखते हैं। तो मुझे वहाँ पे पहली बार प्रकाशित होने का अवसर मिला, तो मैंने उसमें कविताएं लिखना शुरू किया, फिर कहानियां लिखना शुरू किया, आलेख लिखना शुरू किया। तो जब वो छप रहे थे तो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब मेरा लेखन छप सकता है, ये संतुष्टि की बात है, मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैंने देखा देश भर के अलग अलग जो मिशन स्कूल है, वो पत्रिका मिशन स्कूल्स में जाते थे, क्योंकि उन्हें जेसविट पुरोहितों ने शुरू किया था। तो दूसरे कई जगहों से, अंडमान निकोबार से भी मेरे लिए पत्र आते थे, प्रतिक्रिया आती थी जब आप लिखती बच्चों थी। की। हाँ, लेकिन आपकी जो पत्रकारिता का सफर है वो आपके परिवार में एक बहुत हिंसक घटना है। हाँ, तो लेखन मेरा इस तरीके से शुरू हुआ, और मैं स्कूल के दिनों में लिखना शुरू किया था।
तो पत्रकारिता के बारे हमने कभी नहीं सुना था और उधर आने का भी कभी भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये जब मैं 8वीं क्लास में थी तभी मेरे गांव के पास जो कस्बा है वो मनहरपुर का इलाका है और सारंडा जंगल का बहुत उसके तराई का इलाका है। और चूंकि सबसे पहले वहाँ पे चिड़िया नमक गांव में लोह अयस्क का खान भी मिला था। तो वहाँ माइनिंग और ये सब की वजह से और तेंदुपत्ता के लिए और जंगल की लकड़ी के लिए ये सब के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों से वो आना वो शुरू हो गया था और एक तरीके से वहाँ से देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों का भी वो इलाका वो बन गया। आदिवासी भी हैं बट बाकी जगहों पे भी। तो ये हम तो कास्ट सिस्टम को समझते नहीं थे और ये वर्चस्ववाद में जो इतना हिंसा रहता है हम तो वो जानते नहीं थे। तो हमारे लोग उनसे भी काम वाम करने के लिए मिलते थे और राजा रजवाड़े के जो वंशज वगैरह थे और एक तरीके से दबंगई भी, थोड़ी गुंडई और दबंगई भी इलाके में थोड़ा वो था ही। तो नदी के किनारे की एक जमीन को लेकर के का मामला था। तो जो जमीन को लेके वो जमीन हथियाने के लिए मेरी मंझली नानी और मेरे चाचा जो थे वो फसल डालने के बाद में वहीं एक झोपड़ा बना के वो जाके वहां पे थोड़ा रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि पूरा एक मॉब हथियार के साथ में वो आए और अचानक से उनको मारने लगे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तब तक उनको मारते मारते वो उनको थाना के पास जो कस्बा का मेन सेंटर है वहां पर लेके आए और उनकी वहां पर ही उनकी हत्या हो गई। तो बाद में हमने मतलब जब हम गांव में मेरी माँ बता रही थी कि उन्होंने सारे अखबारों में ये सब पब्लिश हो रहा था कि आदिवासी अच्छी फसल के लिए इंसानों की बलि देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, पहले से किसी लड़की को वहां पे उसकी लाश रख दी थी और उसका ब्लड थोड़ा इधर उधर छिटका दिया था। तो वो तो खेत के किनारे में रखा हुआ है और किसी को मालूम नहीं। लेकिन जब अखबारों में ये छपने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि अरे ऐसा ऐसा पूरा षड्यंत्र रचा गया था और अब मीडिया में वही चीज पब्लिश हो रही है। तो आदिवासी को मालूम नहीं है कि हम इसका काउंटर कैसे करें, कोई नहीं जानता है ये नैरेटिव को हम क्या बोले। तो लोग पूरा इधर उधर जंगल में भाग गए और पूरा गांव सुनसान हो गया। उसके बाद रात रात में लोग पहरा देने लगे कि कोई गांव में कोई बाहर का व्यक्ति शहर का तो नहीं घुस रहा है। तो उस इलाके से लोगों ने कहा कि अगर कोई प्रतिरोध करेगा, अगर उस गांव से कभी कलेक्टिव ऐसे करके, वो डर भी था, तो हम पूरे किरकेटा जो ये खानदान है उनको हम खत्म करेंगे। तो उस समय सारंडा के इलाके में भी और डीपली जंगल में कुछ न कोई नक्सल ग्रुप होंगे। तो उन्होंने भी उधर से फरमान जारी किया कि अगर इनके एक भी व्यक्ति और मारे गए किरकेटा खानदान से या उस गोत्र के, तो यहाँ भी जितने भी बाहर से आके बसे हुए हैं हम उनकी भी हत्या शुरू, अपर कास्ट की हम भी हत्या शुरू करेंगे। तो ये इसकी वजह से वो चीज धीरे धीरे दब गया। तो मैंने तब सोचा, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ट्रॉमेटाइज वो पूरा मामला था। और मैंने वो सोचा कि वो अखबार में लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, कोई ना कोई लिखता है, तो मैं भी तो लिखती हूँ। तो हम ये कविता कहानी तो कर रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ा आगे बढ़ के क्या पत्रकारिता करना चाहिए। तो मेरी माँ बोले हमको तो कुछ मालूम नहीं है, तो तुम करना चाहोगी तो हम कुछ तो जुगाड़ी वगाड़ी करके हम कुछ करेंगे। तो मास कम्युनिकेशन किसी को नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। मेरी माँ ने कहा कि तुम मास कम्युनिकेशन कुछ कर लो। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मास कम्युनिकेशन करने से हम अखबार में जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम था कि अखबार में कैसे जाएं, एंट्री कैसे मिलेगा। तो शायद कुछ पढ़ाई करने से हम वो बता सकेंगे कि हमने पढ़ाई किया है। पहला कौन सा अखबार था जिसमें आपने लिखना शुरू किया? तो मैं रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने 3 साल मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैं झारखंड में प्रभात खबर नाम का अखबार है, दैनिक अखबार है, फिर दैनिक जागरण है, भास्कर है। तो मैंने प्रभात खबर में कॉलम लिखना शुरू किया और दैनिक जागरण में मैंने 3 साल मैंने काम किया। उसके बाद 3 साल छोड़ने के बाद शायद मैंने पहली बार लिखना शुरू किया तो द वायर में मैंने लिखना शुरू। फिर भी शायद एक केस स्टडी के लिए या इलाके में क्या हो रहा है हम उसके लिए कुछ आर्टिकल तो लिख रहे हैं, बट उतना स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखते समय वो इमोशंस और वो एनर्जी में फील नहीं करती थी। बहुत बैलेंस करके कुछ तो कुछ करना है,
लेकिन वो मैंने फील करना शुरू किया कविता से। जब मैं उस इलाके में घूमती भी थी, आर्टिकल लिखने के लिए जाती थी, लेकिन लिखती थी, लेकिन अलग तरीके से जब इमोशन आता था तो वो ऑटोमेटिक कविता के फॉर्म में आता कविता के रूप में आता था, और मैं बहुत रोती थी। मतलब वो हर एक बहुत सारी कविताएं, वो बिना आंसू के वो कागज पे नहीं उतरता था। सुनाइए अपनी कविता। हाँ, तो मैं सुना रही। तो ऐसे करके कविता की ओर आना हुआ, और पहले तो कुछ जो मेरे आदिवासी मित्र थे उन्होंने कहा कि हमें कविता से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तुम क्या लिख रही हो वो इतना वो दिल को वो लगता है। और कुछ लोग जेल के भीतर से भी बाहर लोगों को खबर भेजवाने लगे कि हमारी कोई तो लड़की है जो लिखती है और हम जेल के भीतर में वो पढ़ रहे हैं। तो वो फिर आग की तरह वो फैलना शुरू हुआ। मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। शहर की भाषा। माँ बाबा जंगल से जब शहर आए, उनके पास अपनी आदिवासी भाषा थी। जीभ से ज्यादा जो आंख की कोर में रहती थी, पानी की तरह कोई भी पढ़ सकता था उनका चेहरा। पर इस शहर ने शहर की भाषा नहीं जानने पर जंगली कहा, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा दिखाया। एक दिन हम बड़े हुए, माँ बाबा ने गांव की भाषा छिपा ली और शहर में जिंदा रहने के लिए हमें सिर्फ शहर की भाषा दी। पर इस शहर ने फिर अपनी मातृभाषा नहीं जानने पर हमारा मजाक उड़ाया, हमें नीचा दिखाया। एक दिन हमने जाना, दरअसल बात यह नहीं है कि हम क्या जानते और क्या नहीं जानते हैं। असल बात यह है कि इस शहर को एक ही भाषा आती है, अपने से भिन्न हर मनुष्य को हमेशा नीचा दिखाने की भाषा। आज हम दुनिया की तमाम भाषाओं में कहना चाहते हैं अपनी बात, पर संदेह है कि यह शहर समझता है अपने से भिन्न किसी भी भाषा की बात। वाह, क्या बात है। और एक छलनी दिल से निकली हुई आवाज लगती है। और एक कविता सुना रही हूँ। जनहित में मेरा पालतू कुत्ता सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि खतरा देख वह भौंका था। मारने से पहले उन्होंने उसे घोषित किया पागल और मुझे नक्सल जनहित में। नक्सल से मुझे याद आया, मैं अगर सिर्फ कल्चरल और आपकी लाइफ स्टोरी पे अगर मैं केंद्रित रहूंगी तो शायद ये नाइंसाफी आपके साथ भी होगी और दर्शकों के साथ भी। मैं राजनीतिक मुद्दों पे आना चाहती हूँ। आपने नक्सलवाद का जिक्र किया, मैं आना चाहती हूँ राजनीतिक मुद्दों पे, जिसमें सबसे पहले पूछूंगी कि सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है, आपने मिशन स्कूल का जिक्र किया। आप मुझे बताइए दिल पे हाथ रख के कि क्या वाकई आदिवासियों की गरीबी, मजबूरी, अशिक्षा और शहरों से उनकी दूरी का फायदा उठाते हुए क्या वाकई जो मिशनरी स्कूल्स हैं, मिशनरी अस्पताल हैं, क्या वाकई बड़े बड़े ईसाइयों ने और विदेशी ताकतों ने दबाव में या लालच में ईसाइयों को कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में? देखिए, इस देश में जो मिशनरी हैं वो सबसे पहले तो अपर कास्ट को ही शिक्षा दे रहे थे, उनकी स्त्रियों को घरों के भीतर शिक्षा दे रहे थे। तो कलकत्ता में कुछ जो आदिवासी इधर से छोटा नागपुर के इलाके से जाके वो वहाँ कुली का काम करते थे। तो तो उनकी जब नज़र पड़ी कि ये इतने मतलब ये कहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे आके इतना काम कर रहे हैं, इतने मेहनती लोग हैं। तो उन्होंने उनका पीछा करते करते छोटा नागपुर, वो उनका यात्रा करते करते उनके पीछे पीछे जंगल नदी पार करते हुए वो आदिवासी इलाके में आ गए। हाँ, तो आदिवासी इलाके में आने के बाद वो कई महीना, कुछ साल वो जंगल में अपने एक झोपड़ी बना के बैठे रहे, पर आदिवासी कोई उनके पास पढ़ने वढ़ने नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जब बैठे रहे तब उन्होंने थोड़ा उनके साथ बातचीत करना शुरू किया। तो आदिवासी भी उनके साथ बहुत सवाल जवाब करना शुरू किया और आदिवासी ने कहा कि हमसे बात करना है तो हमारी भाषा सीखिए। उन्होंने बकायदा आदिवासियों की भाषा सीखी, वो वहाँ रह रहे थे। मिशनरीज ने उनकी भाषा सीखी उन तक पहुंचने के लिए। आप सोचिए इतने साल में इस देश में जो आप कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू हैं, हमारे लोग हैं, आपने कभी भी जरूरत नहीं समझी कि हम इसकी भाषा सीखें, इनके साथ समाज के कैसे अभी भी आपका यही दबाव है कि हम इनको अपनी भाषा सिखाएं। उन्होंने बकायदा उरांव आदिवासियों की, मुंडा आदिवासियों की, हो खड़िया सारे संताल आदिवासियों की भाषा सीखी और उनके भी संवाद होने लगा।
तो एक कविता भी है उस संवाद पे। तो आदिवासी संवाद करने लगे कि आप क्या करने आए हैं, हमारे साथ कैसे कोलैबोरेशन में काम कीजिएगा, और आप जिस ईश्वर के बारे में बात करते हैं वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमें दिखाइए आपका ईश्वर। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे दिखाएं। तो इन्होंने कहा कि हम आपको तो ये हमारा ये पेड़ है, ये हमारी माँ है, ये पानी है, सब हम दिखा सकते हैं, तो हमें प्रूफ कीजिए। तो उनको बहुत मेहनत लगा आदिवासियों के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, और उन्होंने बाकायदा बहुत मेहनत से वो किया। तो उन्होंने देखा कि हम कहाँ किनको सिखा रहे हैं। हम ऊंचे घरों में हम उनको शिक्षा देने का, अंग्रेजी पढ़ाने का काम करें, इनको ज्यादा जरूरत है। तो वो जब वहां रहने लगे तो उन्होंने देखा कि ये एक जो ब्राह्मणिकल ढांचा है, ये तो उससे बहुत अलग दुनिया के लोग हैं। और उन्होंने आदिवासियों से सीखना शुरू किया कि ये तो ज्यादा सभ्य हैं, ये मुख्य धारा जो बोलते हैं, इनको आदिवासियों से कितने सीखने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि इनकी पहली जरूरत क्या है कि ये भाषा और शिक्षा की कमी की वजह से देश के बाकी हिस्सों में जा नहीं पाते हैं, तो हम इनको अंग्रेजी भाषा में मुख्य धारा में अगर लाना चाहती थी मिशनरीज ऐसा? हाँ, तो मैं ये बता भलाई के लिए करना चाहती थी या वो चाहती थी ज्यादा लोग ईसाई बन जाएं? नहीं, एक तो ये था कि डीप डाउन में तो देखिए थोड़ा रहता है कि हमारे तरफ या हमारे हाँ, या फिर हमारी तरफ कैसे आए, क्योंकि जो मिशन के लिए भी जो निकलते थे, जो मिशनरी निकलते थे, लेकिन आदिवासी इलाके तक आते आते उनका बहुत आदिवासियों के प्रति एक एम्पैथी भी था। इसीलिए आदिवासियों ने अपनी भाषा में ऑटोनोमस चर्च भी अपना खड़ा किया। बोला कि हम अपने तौर तरीके से अपनी भाषा में, अपनी गाना में कर लेंगे। बल्कि बाइबल को भी आदिवासी भाषाओं में, उरांव भाषा में लोग अनुवाद किया। तो उन्होंने बहुत आदिवासियों के साथ कोलैबोरेशन किया। वो कोलैबोरेशन तो इतने सालों में कोई अपर कास्ट तो नहीं किया, ठाकुरों ने नहीं किया। और ब्राह्मणों ठाकुरों के प्रति आदिवासियों की इतना, उनके शोषण के खिलाफ में इतना संघर्ष था कि हमारे इलाके में जो पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है, वो हो आदिवासियों ने अपना ऐसा इलाका बाउंड्री कर लिया था, कोई दीवारें नहीं खड़ी थी। वो हिंदू राजा को भी उनको क्रॉस नहीं करने देते थे। तो इतना डरते थे, हिंदू राजा भी आदिवासियों से डरते थे। माने पूरा के पूरा अपना सभ्यता अपने तरीके से चलाते थे। हिंदू राजाओं को ब्रिटिशों को बुलाना पड़ रहा था कि आइए आदिवासियों को नियंत्रित कीजिए। और हर कुछ साल के बाद आदिवासी बड़ा रिवोल्ट करते थे। भूया उस द्रविड़ मूल के लोग हैं जो हमारे इलाके में रहते थे। यही लोग राजा के होने और उसके तानाशाह ना बन जाए, इसके लिए ये बहुत ध्यान रखते थे। हर कुछ साल में एक बड़ा रिवोल्ट होता था। तो मैं सवाल पे वापस जाती हूँ। तो ये आप कह रही हैं, ये तो सच है कि हाँ ठीक है, वो तो चाहते उसकी वजह से मैं ये कहना चाहती हूँ ज्यादा लोग ईसाई बन जाएं। और हेल्थ का भी बहुत वो था, क्योंकि जंगल के भीतर में मलेरिया बहुत होता था। तो जड़ी बूटी से तो लोग काम करते थे, तो इन्होंने ऐसे उनके जड़ी बूटियों को भी महत्व दिया, अपनी भी दवाइयों का भी इंट्रोड्यूस किया। बट आदिवासी का जो होड़ोपैथी और एक सिस्टम है, उन्होंने बहुत उसको संरक्षित भी किया। तो जब वो आदिवासी इलाके में रह रहे थे, उन्होंने आदिवासियों से बहुत सीखा और उनके साथ कोलैबोरेशन में कैसे हम चले। तो मैं आपकी बात जो समझ पा रही हूँ वो ये कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज आई, उनका मकसद ये हो सकता है कि ज्यादा लोग बन जाएं लेकिन जब ईसाई, लेकिन उन्होंने अपनी कोई विचारधारा या धर्म को नहीं, थोपने की कोशिश इसीलिए आदिवासी इलाके में क्या है, खुशी से गए उन्होंने आदिवासियों ने ईसाइयत को बहुत मोल्ड करके अपनाया है। वो जैसा इंग्लैंड में लोग हैं ऐसा नहीं है। तो ये चर्च में थोड़ा जाते हैं, पर ये बोलते हैं हमारे तरीके से सब चीज चलेगा, हम प्रकृति भी पूजा करेंगे, हम थोड़ा सा चर्च चले जाएंगे, बट हम इतना भी आपका उसको ये नहीं करते। और पहला किताब आई थिंक लोगों को बाइबल मिला, जिसमें वो पढ़ने लगे। पढ़ने के लिए कुछ तो कोई मैं जैसे प्रेमचंद को पढ़ना शुरू किया, उनको बाइबल मिला। तो वो उसको अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करके जब पढ़ रहे थे, तो उसमें जो कुछ भी जो वचन है या उसको लगा कि हाँ ये तो इसमें ये अच्छी बातें हैं, तो वो छाट के भी उठा रहे थे। हर चीज वो नहीं मानते। इसीलिए भारत के जो आदिवासी हैं, इनका ईसाई होना या ईसाइयत है, वो ऐसा नहीं है जो बाकी जगहों में, लेकिन बहुत अपने तरीके से उसको किया है। जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है उसके मुताबिक कहा जाता है वो लोग जो कन्वर्ट हो गए उनको राइस बैग कहा जाता है, यानी कि एक बोरी चावल के लिए। ये हो सकता है कि कहीं कहीं पे अत्यंत गरीब लोग हैं जिनका खाने का भी नहीं है। तो लालच के तहत भी हुए या मजबूरी के तहत? लालच नाम नहीं देते इसको, मजबूरी नाम देते हैं। उनके पास आई थिंक और कोई रास्ता भी नहीं था, तो अपने विवेक से तो लोग चयन कर सकते हैं ना। तो क्या
वो बता रही थी कि जो ये ब्राह्मणों ठाकुरों के दमन शोषण और जमींदारी के कारण पूरा महाजनी व्यवस्था आप जो संथाल परगना में सुनेंगे हॉरिबल था, मतलब रास्ता भी नहीं था। तो लोग इतनी नफरत करते थे, इतना आक्रोश था कि जब ये उड़ीसा बंगाल ये सब का अकाल जब पड़ रहा था तो बाहर से कुछ लोग कि हम आदिवासियों को कुछ खाना वाना ला दे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, अकाल के बावजूद भी। हाँ। वो बोला तुम दलितों का छुआ हुआ क्या नहीं खाते हो, हम मर जाएंगे लेकिन हम तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, हम जंगल का कंदमूल खा लेंगे, हमारा उसमें स्वाभिमान है। तो एक तो आर्ग्यूमेंट ये जाता है गरीबी की वजह से या लालच मान लेते हैं, या आप कह रही हैं चर्च चूंकि उन तक पहुंचा, एक वजह तो ये हुई कन्वर्जन की, और ये भी है वजह थी कि अनटचेबिलिटी से बचने के लिए और जाति व्यवस्था से बाहर आने के लिए। ये भी सच है क्या? हाँ, जाति व्यवस्था तो वो बाहर आने के लिए नहीं, जाति व्यवस्था में तो थे ही नहीं वो। मिशनरी जब उनके इलाके में आए या जो भी अंग्रेज जो ब्रिटिश उनके इलाके में आए, उन्होंने रियलाइज किया कि ये हिंदू सिस्टम की तरह इनका सिस्टम नहीं है। मैं कह रही हूँ खासकर दलितों के लिए, अगर आदिवासियों के लिए अप्लाई नहीं होता तो दलितों के लिए है, दलितों के लिए बात है, लेकिन आदिवासियों के लिए अप्लाई नहीं है क्योंकि वो तो कास्ट सिस्टम का जंगल में हिस्सा नहीं थे। और ये भी था कि उन्होंने उनका स्वाभिमान को मिशनरी और अंग्रेजों ने बहुत, ब्रिटिशों ने समझा, तो उन्होंने कई जगह ऐसे नियम बनाए कि इनका जो सिस्टम है, स्वशासन की व्यवस्था है, उसका इसका संरक्षण के लिए उन्होंने नियम बनाए जो आजादी के बाद फॉलो नहीं होता है। तो ये इज्जत का रिश्ता था, आप ये कह रही हैं। अब मैं अगले सवाल पे आती हूँ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ, और मैं थोड़ा ये भी बोलना चाहूंगी कि उन्हीं जो वही एडुकेशन से पहली पीढ़ी जो निकले, वही लोग चाहे वो ईसाई हुए हों या जो ये प्रकृति पूजक हो, कोई ये सब मिल के पहली बार उन्होंने बेगार के खिलाफ, हिंदू राजाओं के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। और इतनी भारी संख्या में वो आंदोलन कर रहे थे कि जो इस देश के निर्माण के लिए जो उस समय अपर कास्ट के जो नेतृत्व से लोग आ रहे थे वो डर गए, बोले कि इनको मतलब शिक्षा से तो पहले रोकना है, क्योंकि ये शिक्षित होके ये बेगार के खिलाफ, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, इसके खिलाफ ये रिवोल्ट कर रहे हैं। बेगार यानी कि कम पैसे पे काम कराना? नहीं, कम पैसे क्या, इतना सारा बेगार का लिस्ट में आता है राजा या जमींदार के लिए, मुफ्त में वो आदिवासियों को काम लेते रहते हैं और उसका कुछ आपको देते नहीं है। बंधुआ मजदूरी का भी चलन है। तो आदिवासी क्या कर रहे थे, वो बेगार के खिलाफ भी उन्होंने पहला, हमारा उस समय तो बॉर्डर नहीं था, झारखंड छत्तीसगढ़ एक था, तो जसपुर किला में पहला रिवोल्ट बेगार के खिलाफ में शिक्षित आदिवासी जो क्रिश्चियन भी हो गए थे उन्होंने शुरू किया। तो वहां सबसे पहले वहां जितने मिशन स्कूल खुले थे उसको बंद करने का इतना आंदोलन, पलटवार चला जो भी सवर्णों के द्वारा, और वहां पे सबसे पहले आश्रम स्कूलों का शुरुआत तो जसपुर से हुआ। बिल्कुल। अब मैं आज आगे आ जाती हूँ, आरएसएस के सवाल पे आती हूँ कि 100 साल का जो आरएसएस का इतिहास है उसमें ऐसी भी कहानियां हैं कि बाकायदा आरएसएस ने, इधर क्रिश्चियन मिशनरीज थी तो उनका मुकाबला करने के लिए आरएसएस के लोग भी थे कि वो कहते हैं उनको आदिवासी भी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। राहुल गांधी ने इस बात को लेकर कई अपने भाषणों में कहा कि नहीं वो आदिवासी हैं, वो वनवासी नहीं है, और ये एक चाल है उन्हें वनवासी कहना। आरएसएस के काम को या उनके तथाकथित योगदान को या उनका आदिवासियों के हिंदूकरण को आप कैसे देखती हैं? उनको एक देश के भीतर में दलित आदिवासी पैदल सेना के रूप में चाहिए, इवन मुस्लिम भी चाहिए पैदल सेना के रूप में, लेकिन चाहिए उसको ये नहीं चाहिए कि ये रूल तो हम ही करें और वो साम दंड भेद जितना भी है उस तरीके से हम ही करें। सिस्टम को बनाए रखने के लिए नीचे के लोग चाहिए। ये बिना नीचे जो पिलर है ना, इनके बिना इनका ये सिस्टम नींव खड़ा नहीं हो सकता है। और उसके लिए चाहिए कि जो नींव है, आदिवासी हैं, दलित हैं और ये पिछड़े मुस्लिम भी लोग हैं, ये सब लोग इनको चाहिए। उन्हीं के और इस वो सिस्टम वो बना के रखे, ये ब्राह्मण का ढांचा, ये कास्ट सिस्टम बना के इन्हीं लोगों के बदौलत रहे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि अशिक्षित रहें और ये धर्म वर्म का चक्कर में ये पड़े रहें और ये आपस में इनका आपस में ही लड़ाई रहे। तो सबसे बड़ा ये 3-4 चीज। लेकिन वो तो स्कूल खोलते हैं, वो तो जंगलों में जाके आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलते हैं। नहीं, वो तो इन्होंने मिशनरियों से भी बहुत सीखा है। जैसे पूरे आरएसएस के जो बड़े लीडर होते थे, उन्होंने जैसे नाजीवाद से और हिटलर से जैसे सीखा, वैसे इन्होंने मुस्लिम क्रिश्चियनों से भी सीखा कि
इतना बड़ा इन्होंने कैसे इम्पैक्ट आदिवासियों के बीच बनाया। तो इन्होंने देखा कि हाँ, हमें भी थोड़ा अपने आप को उनके साथ में जाके, और चूंकि इस देश में तो वो हिंसक नहीं दिखते हैं, भला भी किया क्या उन्होंने? नहीं, देखिए उन्होंने थोड़ा आश्रम स्कूल वगैरह खोला, तो हम कई बार हम आश्रम स्कूलों में जाके 1-2 रात हमने रह के भी देखा। कैसा वो था? वहाँ मंत्र सिखाते हैं उनको, मंत्र से उच्चारण से उनकी प्रार्थना शुरू होती है, और हमेशा ये बार बार बताते हैं कि आप जिस तरीके से जीते हैं, रहते हैं, यात्रा करते हैं, ये सब बहुत असभ्य जंगली तरीका है। और उन्होंने ये दंगों के लिए आदिवासियों का बहुत इस्तेमाल इसी सवाल पे किया आने है। वाली थी मैं। जी हाँ, तो गुजरात आप में भी देखा देखिएगा, हमने इस ये बात को। अभी अयोध्या में सब मिट्टी विट्टी आ रहा था, तो क्या आदिवासी इलाकों से भी ये मिट्टी ला रहे थे, हम लोग एक हैं, आदिवासी हिंदू एक हैं। बाबरी मस्जिद के समय उन्होंने झारखंड के आदिवासियों को उसमें वो लगाया था। तो वो क्या है, पैदल सेना हुए ना, उनको ये सब करने के लिए दलित चाहिए, ओबीसी चाहिए, वो आदिवासी चाहिए, और आदिवासी अगर पढ़ने लिखने लगेंगे और पैरेलल आएंगे, तो और इंटरनेशनल भी अगर जाएंगे, देश को भी समझने लगेंगे, तो वो समझने लगेंगे इनकी रणनीतियां क्या है। और नीचे में जब आप हाशिए में रहते हैं ना, तो आपको क्या लगता है, कोई भी पावर में है तो थोड़ी उम्मीद रहती है कि ये हमारा भला करेंगे। तो जब मिशनरी आए थे तो आदिवासियों ने उनके साथ अच्छा कोलैबोरेशन किया, बट आरएसएस के साथ जाने के लिए बहुत सारे आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, खासकर जो अशिक्षित हैं, जो शिक्षित, जो क्रिश्चियन जो शिक्षित हैं, वो तो समझते हैं क्योंकि थोड़े उनका एक्सपोजर है, देश को वो थोड़ा जानते हैं, इनका पॉलिटिकल समझते हैं। बहुत से प्रकृति पूजक है वो नहीं जानते हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई भी इतना हुआ नहीं है। तो मैंने कई लोगों से बात किया, तो वो बोले जब हमें इधर से कोई परेशान करेगा तो ये आके बोलते हैं कि हम तुम्हें बचाएंगे। तो हमारा कुछ टैग लगा लो, हम तुमको कुछ अध्यक्ष बना देंगे, कुछ बना देंगे। तो हमारे पास रास्ता नहीं है। तो कोई भी पावर है, वो भी पावर अलायंस प्रकृति पूजक जो सरना आदिवासी है वो ढूंढ रहे हैं, तो पावर अलायंस में वो क्या करें। वो ईसाइयों के तरफ तो उनके मन में एक तरीके का वो भर गई, और उन्होंने उनके भीतर भरा है नफरत कि भर दिया, ये ही तुम्हारा हक खा रहे हैं, ये तुम्हारे शत्रु हैं। हाँ, तो बहुत उनका ये तरीका अच्छा तरीका है कि हमारे नीतियों को समझने का कोशिश मत करो। जो आपके आस पड़ोस हैं, ये जो भी आगे बढ़ रहे हैं, या यही लोग आपका हक खा रहे हैं। अगला सवाल मेरा ये होगा कि जब आदिवासी इस बात को समझते हैं और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हैं, और सबसे बड़ी ब्राह्मणवादी बनियावादी पार्टी तो बीजेपी ही है, इसमें तो उनको भी इनकार नहीं है ये कहने में। तो फिर हम कई राज्यों में ये देखते हैं कि बाकायदा आदिवासी समुदाय के लोग इनको बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं। मध्य प्रदेश से लेके, झारखंड से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए जो अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो शोषित है वो शोषक को ही चुन लेता है अपने ऊपर रूल करने के लिए? देखिए, एक तो जो शोषित है वो भी कहीं ना कहीं पावर अलायंस कर रहा है। तो जो पावर में रहते हैं उनको लगता है यही हमें बचा लेंगे, यही, और वो दावा भी करते हैं ना कि हम पावर में आएंगे तो मतलब हम आपको बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो बहुत लोग तो उनके साथ इसलिए हैं कि हिंसा कौन करता है, इन्हीं के लोग करते हैं ना, तो इन्हीं के साथ में जाके खड़े हो जाओ तो हम इनके लोग हैं तो बच जाएंगे। और वो बहुत अच्छे तरीके से आपका भय, आपकी कमजोरी, कमी सबको समझते हैं, और कहाँ आपको काटना है, क्या चीज आपको देना नहीं है, क्या चीज आपको देना है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो उनको कोई ना कोई अध्यक्ष बना देंगे, बोलेंगे अगली बार हम जीतेंगे तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको राष्ट्रपति, हाँ ठेकेदार बना देंगे, बट रूल हम अपने हाथ में रखेंगे, मतलब हमारी भाषा तुम बोलोगे। तो जो भी आदिवासी जो उनके साथ हैं, मैं देखती हूँ वो उनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, मतलब अपना कुछ भी वैचारिक कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया, आप देखिए वो कहीं कुछ बोलती हैं क्या? इतने बड़े बड़े जुल्म हो जाएं, आदिवासी महिलाओं के साथ हो जाएं, वो तब भी नहीं। जब वो झारखंड में राज्यपाल थी, एक बार एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात भी हुई थी। उन दिनों शायद चूंकि वो आदिवासी बेल्ट है, उनमें थोड़ा आदिवासी तो उनके भीतर है, तो वो जागता था। तो जब झारखंड तो आंदोलन का गढ़ रहा है, तो वो आदिवासियों के हित में कोई ना कोई चीज वो बोलती थी, और कागज भी जो ऐसे आते थे जी कोई नियम कानून में फेरबदल करना है, तो वो उनको रिटर्न भी करती थी, हम ये अखबार में पढ़ते थे। तो हमें लगता था इनमें वो बात है, ये जिंदा है। लेकिन फिर जैसे आप देखिए कि जब वो राष्ट्रपति बनी, उसके बाद में
उनको मंदिर में झाड़ू लगवाया जा रहा है, तो कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा है, वो हर जगह चुपचाप है। प्रिविलेज एंड पावर का ये भी एक कैरेक्टर है कि वो आपको इतना कोजी और इतना ये देता है कि आप उसके बाद कोई जहमत नहीं उसके उठाते गुलाम हो हैं जाते कि हैं हाँ आप। हाँ गुलाम हो जाते लेकिन हैं। मुझे कई लोग, मेरे दलित आदिवासी दोस्तों ने कहा कि हम तो एहसानमंद हैं बीजेपी के, कि जो भी कुछ किया, चाहे उन्होंने प्रतीक की राजनीति ही की, लेकिन एक दलित, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, इतिहास गढ़ दिया, इससे ज्यादा और हमें क्या नहीं चाहिए? नहीं, आदिवासियों के भीतर में भी जो इतना शिक्षा की कमी है, आप देखिएगा, पावर के प्रति आकर्षण बहुत रहता है। तो ओहो, इतने बड़े व्यक्ति हैं, इन्होंने हमसे बात किया, हमारे व्यक्ति को, हमारे समुदाय के किसी को बैठा दिया, इतना से ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो एक तो उनको पूरा देश कब की भी समझ नहीं है, और ये ब्राह्मणिकल ढांचा, ये जो कास्ट सिस्टम है, उसको तो समझते ही, जहाँ हाँ जीवन दर्शन चूंकि हमारा फर्क होता है, तो हमेशा वो कहते हैं कि जो दीकुओं की जो संस्कृति है, उनका जो जीने का तरीका है, ये बिल्कुल हम नहीं उनके साथ फिट बैठते हैं। वही एक फर्क है जो उनको वो अलग महसूस करते हैं। अदरवाइज सोशियो पॉलिटिकल इतना उनको ये पूरा ढांचा का समझ नहीं तो है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे दलित आदिवासी जाते रहे होंगे? क्या अब उनको इजाजत है कि आदिवासी जाके वो जो बड़ा खूबसूरत राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां जाते हैं? पता नहीं, मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी आपने मिलने की कोशिश की? नहीं, मुझे तो बिल्कुल कोई रुचि नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि ये देश का भी ढांचा, ये पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी मुश्किल से पढ़ रहे हैं, और वो भी ऐसा नहीं है पूरे खानदान में कोई दो ही लोग, एक ही लोग पढ़ा है, बाकी अभी लोग दिहाड़ी मजदूर करते हैं, ये हालत है। तो ऐसा भी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊपर गए हैं। तो और एक्सपोजर भी नहीं है, तो और किताबें पढ़ने का, वो किताबें नहीं है हमारे पास, मैंने किताबें मतलब पढ़ने का कल्चर भी नहीं है। तो जो चीज जो ये ऊपर से मुख्य धारा जो चिल्लाता है हमारे प्रति, या आरएसएस जो हमारे प्रति नैरेटिव देते हैं, उसी के काउंटर में, उसी के आसपास ये लोग घूमते रहते हैं। तो उन लोगों का क्या, जो मान लेते हैं झारखंड से या छत्तीसगढ़ से या बाकी इलाकों से जेएनयू आके पढ़ रहे हैं, या मान लेते हैं जामिया में एडमिशन हो गया, एक कोटा तो है आपके पास, हाँ, कि भाई कोटे के जरिए एडमिशन मिलेगा, डाइवर्सिटी का कोटा, जेएनयू में बाकायदा पीएचडी के बहुत सारे छात्र मिल जाते हैं। तो जब यहाँ से पढ़ लिख जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? नहीं, पहला तो सबसे पहला वही है कि हम पहले रोटी कैसे हम खाने के लिए हम वो व्यवस्था कैसे करें। तो जितने भी पढ़े, जो आदिवासियों में भी पढ़े लिखे लोग, उनका पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी का यही था कि हम थोड़ा पैसा कमा ले, थोड़ा रोजी रोटी का व्यवस्था कर ले। तो कभी भी नहीं सोचते थे कि उससे, और जो मूवमेंट वगैरह में लोग रहते थे, वो तो सब चीज छोड़ छाड़ के आजीवन उसी में लगे रहते थे। तो जो शिक्षित होने लगे, उसका यही पहला वो था कि शिक्षा, हम नौकरी कैसे बस पाले। इसीलिए आप जितने, इवन जो क्रिश्चियन जो हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे आदिवासी युवाओं को भी सोशियो पॉलिटिकल कुछ समझ नहीं है, आदिवासियत की भी इतनी जानकारी नहीं है। हमने ब्राह्मण ढांचे के बारे में बहुत जिक्र किया, लेकिन मैं उन लोगों का भी जिक्र करना चाहती हूँ जो हो सकता है जातियों से अपकास्ट रहे हों, लेकिन आदिवासियों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। मैं भीमा कोरेगांव के जो BK16 जिनको कहा जाता है, उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो दलितों नहीं बल्कि आदिवासियों के साथ भी काम कर रहे थे। मैं फादर स्टैन स्वामी का जिक्र करना चाहती हूँ कि वो लोग जिन्होंने आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान तक दे दी। वो आज के वक्त बहुत लोग जेल गए हैं, जेल गए और जान तक उनकी चली गई। हाँ, मैं पहले तो ये भी कहना चाहती हूँ कि जब मैं ब्राह्मणवाद बोलती हूँ, तो बहुत मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रही हूँ। मैं वो एक ढांचा के बारे में बात कर रही हूँ, उस मानसिकता के ढांचा के बारे में, बहुत हाँ, उस ढांचे की बात मैं कर रही हूँ। इसलिए वो अगर हम लोग और इंसान को पकड़ना शुरू करेंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे, तो हम भी उसी ढांचे में जाएंगे और उसी मानसिकता से हम ग्रस्त होंगे। तो वो बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहिए कि मैं जब ब्राह्मणवाद बोल रही हूँ, चाहे श्रेष्ठवाद या ये कास्ट सिस्टम बोल रही हूँ, वो सिस्टम के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और हाँ, तो जो भी अपने इलाके में और अपने घरों में जो ब्राह्मणवाद से वो लड़ना चाह रहे थे, तो वो दूसरा रास्ता भी तलाश रहे थे, वो ब्राह्मणवाद से लड़ने की कोशिश में भी। तो उस कोशिश में जो भी आदिवासी इलाके आ गया, उनको लगा कि हम इस जमीन पे, हमें जमीन मिला, इस जगह पे, इस ढांचे में, ये लोग जीते हैं, वो
ब्राह्मणवाद के वो ढांचे से ये बाहर एक दुनिया है, तो वहां उनको एक ताकत मिलता है, फिर तो वो आपका सारा डर खत्म कर देता है। अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि भविष्य के बारे में बताइए कि आपके जैसे जो लोग हैं जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उनकी पहुंच कहाँ तक बन पाती है, उनका भविष्य, आप ये पूरी जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है उसके छाते में अभी तो हिंदू बना के रखा हुआ है आदिवासियों को, लेकिन आप भविष्य किस तरह का देखती हैं? मैं ऐसा देखती हूँ कि हर कोई जो पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है और दुनिया को भी देख रहा है, वो एक नए तरीके का समाज का सपना वो देखता है, को किसी भी जाति धर्म के लोग हों, और वो अंत में उस अपनी यात्रा में ये जो हम आदिवासी जीवन दर्शन में बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स में जो हम प्रकृति में हिंसा है इसको नहीं मतलब है, बट उसको पकड़ के नहीं बैठे रहते हैं। इसमें जो सुंदरता है, इसमें जो लचीलापन है, और उस लचीलापन को हम पावर समझते हैं, कोमलता को हम पावर समझते हैं, प्यार की जो हम बात करते हैं, हम कनेक्शन की बात करते हैं। ये जो हम सारी बातें करते हैं, लोग अंत में उधर ही उसी की जरूरत है, और लोग अंत में उधर ही जाएंगे। तो हर जाति, हर समुदाय के लोग वर्ल्ड वाइड भी वही जाना है। हाँ, और ऐसी सपना, कुछ कविताएं अगर आप ऐसा सपना लोग देख रहे हैं। तो क्यों महुए तोड़े नहीं जाते पेड़ से, माँ तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो, क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो। माँ कहती है वे रात भर गर्भ में रहते हैं, जन्म का जब हो जाता है समय पूरा, खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस में जब वे भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से, बोलो कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतजार करते हैं, हम सिर्फ इंतजार करते हैं इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जसंता आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपको भी।